माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये यूनान का एक काल है, शास्त्रीय काल, उस पर आधारित है। तो अभी तक जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार कर लें, क्योंकि इस पर आपको टीजीटी पीजीटी तैयारी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां बिल्कुल सूक्ष्म रूप से दी जाती हैं। तो जितने भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ये इनके फायदे के लिए है। और जो वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हम चलते हैं देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है तो वो है शास्त्रीय काल। तो यहां पर नोट कर लीजिए सभी लोग, शास्त्रीय काल, इसे ही हम बोलते हैं क्लासिकल एज। क्या बोलते हैं? क्लासिकल एज। ये शास्त्रीय काल कहां का है ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहां पर लिख देते हैं यूनान का है। कहां का? यूनान का शास्त्रीय काल। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पूरा वीडियो अंत तक देखें, जिसमें कोई भी बारीकी से जो चीजें बताई जाएं वो छूट ना जाएं। तो इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो हम सबसे पहले बात यहां करेंगे एजियन सभ्यता की समाप्ति के बाद यूनान में शास्त्रीय काल, एजियन सभ्यता की समाप्ति के बाद यूनान में शास्त्रीय काल का विकास हुआ। विकास हुआ। आप लोगों ने कल एजियन सभ्यता पढ़ी थी। एजियन सभ्यता से जो माइसीनिया की सभ्यता होती है उसी के बाद से इस शास्त्रीय युग का निर्माण माना जाता है। बीच में एक डोरिक शैली आती है, लेकिन उतना महत्व अधिक उसका कला में नहीं होने के कारण उसको नहीं माना जाता है। सीधे माइसीनिया की सभ्यता के बाद आपको बता दें शास्त्रीय काल चालू हो जाता है। तो यहां पर शास्त्रीय काल किसका लिखा है? एजियन सभ्यता की समाप्ति के बाद शास्त्रीय काल का विकास हुआ। शास्त्रीय काल को चार भागों में बांटा गया है। शास्त्रीय काल जो पूरा है इसको चार पार्टों में पढ़ा जाता है। तो चारों पार्ट हम देखेंगे। तो पहला जो आता है ग्रीक कला या यूनानी कला। ग्रीक कला या यूनानी कला। दूसरा आता है, उसे हम कहते हैं इटस्कन कला। इटस्कन कला। तीसरा जो है ग्रीक कला हो गया, इटस्कन कला हो गया। फिर होता है हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला।
चौथा जो होता है रोमन कला। ये 4 भागों में शास्त्रीय युग को बांटा गया है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए शास्त्रीय काल को कितने भागों में बांटा गया है तो 4 भागों में। पहला भाग आपके सामने है ग्रीक कला या यूनानी कला के नाम से जानते हैं। दूसरा है इटस्कन कला है। तीसरा हेलेनिस्टिक कला है। चौथा रोमन कला है। तो हम सबसे पहले अब ग्रीक कला या यूनान की कला को पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रीक कला या यूनानी कला। यूनानी कला इसको पढ़ने वाले हैं। ग्रीक कला या यूनानी कला। तो अब जैसे शास्त्रीय काल को 4 भागों में बांटा गया था, उसी तरह इस ग्रीक कला को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसके कौन कौन से 4 भाग हैं तो हम पहला देखते हैं। पहला जो भाग है ये है होमर युग या पर्शियन युग। पर्शियन युग, होमर युग या पर्शियन युग, या इसी को कह सकते हो ज्यामितीय युग। 3 नाम याद रखेंगे, होमर युग, पर्शियन युग, ज्यामितीय युग। ये तीनों एक ही टाइम पीरियड की बात है। होमर युग के नाम से ज्यादा फेमस है, ये 2 नाम प्रचलित हैं लेकिन कम। तो पहला ये हो जाता है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है प्रारंभिक शास्त्रीय काल। प्रारंभिक शास्त्रीय काल, ये दूसरा हो गया। तीसरे की अगर बात करें, तीसरा है महान शास्त्रीय काल। महान शास्त्रीय काल, ये काल लिख लेते हैं। प्रारंभिक शास्त्रीय काल, महान शास्त्रीय काल, और चौथा जो है इसे कहते हैं हेलेनिस्टिक काल। हेलेनिस्टिक काल। ये 4 भागों में ग्रीक कला या यूनानी कला को बांटा जाता है। तो हेलेनिस्टिक काल एक यहां भी आता है और हेलेनिस्टिक काल यहां भी आता है। इन दोनों को पढ़ लेंगे साथ में, इस दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। इनको 3 को अलग पढ़ेंगे और इनको 3 को अलग पढ़ लेंगे। इसको अलग पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको 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 पढ़ लेंगे। हेलेनिस्टिक काल दोनों को एक में ही पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर 4 भागों में से अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे होमर युग या पर्शियन युग। यहां पर डाल लीजिए, पहला है होमर युग या पर्शियन युग या ज्यामितीय युग। होमर युग या पर्शियन युग या ज्यामितीय युग पहला है। ये ग्रीक कला या यूनानी कला का पहला भाग है। तो इसमें एक प्रसिद्ध लेखक ये हैं होमर, उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम होमर पड़ा है, होमर युग पड़ा है। इनकी 2 पुस्तकें हैं। तो होमर की पुस्तकें, 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, ये कल चर्चा हम कर चुके हैं। एक है एलियड और दूसरी है ओडिसी।
ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी? होमर की। तो इनको ध्यान रखेंगे, पुस्तकें बहुत पूछता है, एलियट किसकी पुस्तक है या ओडिसी किसकी पुस्तक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस एलियट में ट्राय नगर का वर्णन मिलता है, ट्राय नगर का वर्णन मिलता है, ये चीज ध्यान रखेंगे एलियट में। तो ये हो गया। और इससे संबंधित क्या है? इससे संबंधित है 600 ईसा पूर्व चित्रों में परिप्रेक्ष्य दर्शाना, चित्रों में परिप्रेक्ष्य दर्शाने का कार्य सर्वप्रथम कीमोन महोदय ने किया। तो ये नाम याद रखेंगे, कल एक चीजें बता चुके हैं, लेकिन अब आता है शास्त्रीय, ये इंपॉर्टेंट था यूनान से, तो उसमें हमने बताया है। तो 600 ईसा पूर्व चित्रों में परिप्रेक्ष्य दर्शाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? तो कीमोन महोदय को याद रखेंगे, उन्होंने किया है। और एक आप चीज लोग ध्यान रखेंगे, पुरुष तथा नारी चित्रों व रंगों में भेद बताने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? नाम याद रखना, यूमारीज ने किया। ये एक नाम याद रखेंगे, यूमारीज। पुरुष तथा नारी चित्रों में रंगों में भेद किसने बताया है? तो यूमारीज ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, पात्र पर यानी मिट्टी के बर्तन पर काली पृष्ठ भूमि पर लाल रंग से चित्रकारी, लाल रंग से चित्रकारी किसने किया है? तो नाम दो याद रखना है, एंटोकिडीज और एक नाम है सियाक्स। ये दो नाम याद रखेंगे। इन दोनों ने क्या किया है? तो पात्रों पर लाल रंग से चित्रकारी, काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रकारी करने का कार्य किसने किया है? तो एंटोकिडीज या सियाक्स नाम याद रखेंगे, इन दोनों ने किया है। ये होमर युग से इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर बात करें तो प्रारंभिक शास्त्रीय काल आता है। दूसरा जो पार्ट था प्रारंभिक शास्त्रीय काल, प्रारंभिक शास्त्रीय काल। इसमें अधिक कुछ नहीं याद करना है, इसमें भवनों तथा मूर्तियों का निर्माण हुआ है, बस इतना याद रखेंगे। इसमें भवनों व मूर्तियों का निर्माण हुआ, बस इतना ही याद रखेंगे। प्रारंभिक शास्त्रीय काल में सिर्फ भवनों और मूर्तियों का निर्माण हुआ है और इसमें अधिक कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तीसरा अगर हम बात करें
तीसरा, जो तीसरा पार्ट था उसे हम कहते हैं महान शास्त्रीय काल। प्रारंभिक के बाद क्या है? महान शास्त्रीय काल। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्रांति युग के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर लिख लें, इस युग को क्रांति युग के नाम से जाना जाता है। क्रांति युग किस युग को कहा जाता है? तो महान शास्त्रीय काल को क्रांति युग के नाम से जाना जाता है। यहां के दो मूर्तिकार प्रसिद्ध हैं। वो दो मूर्तिकार कौन कौन से हैं? एक तो गायरॉन, याद रखेंगे गायरॉन, और दूसरा जो है, ये पहला हो गया, दूसरा है पॉलीक्लीटस। पॉलीक्लीटस के दो मूर्तियां कल आप लोगों को बताई थी। पॉलीक्लीटस की दो मूर्तियां जो प्रसिद्ध बताई थी, कौन सी? डोरोफोरस एक है, एक जो आपको बताए थे भाला फेंकते हुए मल्ला, या कह सकते हो भाला लिए हुए मल्ला, भाला लिए हुए मल्ल, ये डोरोफोरस और भाला लिए हुए मल्ल, ये पॉलीक्लीटस के दो प्रमुख मूर्तियां हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। महान शास्त्रीय काल हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों हेलेनिस्टिक काल, जो दोनों में पढ़ेंगे। एक तो ऊपर जो शास्त्रीय काल के 4 भाग हुए थे उसमें तीसरा है हेलेनिस्टिक काल, और जो यहां पर ग्रीक कला के 4 भाग हुए उसमें भी जो है एक हेलेनिस्टिक काल आता है, अंतिम काल, तो उसको भी साथ ही पढ़े रहेंगे। तो यहां पर प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, चौथा पार्ट क्या है? हेलेनिस्टिक काल। ये शास्त्रीय काल का तीसरा है। शास्त्रीय काल में इसका भाग कौन सा है? तीसरा। और ग्रीक कला में इसका भाग चौथा है। ये चीज ध्यान रखेंगे, साथ ही में दोनों पढ़ लेंगे। ये भी कहां का है? तो यूनान का है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट इससे क्या है? तो यहां जैसा कि कल मैंने बताया था, सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण इसी काल में हुआ है। इसी काल में हुआ है। किस काल में सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण काल हुआ है? तो हेलेनिस्टिक काल जो है इसमें मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। और भारत में भी बताए थे कि भारत में हेलेनिस्टिक काल किसको कहा जाता है? तो गंधार कला को हेलेनिस्टिक काल भारत में कहा जाता है। ये भी चीज याद रखना है, पूछ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो जब यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ, इसे वास्तुकला का युग भी कहा जाता है। इसे वास्तुकला का
युग भी कहा जाता है। वास्तुकला का युग किसे कहा जाता है? तो हेलेनिस्टिक काल को वास्तुकला का युग कहा जाता है। बात करें हेलेनिस्टिक का अर्थ की, हेलेनिस्टिक का अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखना है। हेलेनिस्टिक का अर्थ होता है सिकंदर के समय की कला। क्या? सिकंदर के समय की कला। सिकंदर के समय की कला, उसी को क्या कहा गया है? हेलेनिस्टिक। क्या कहा गया है? हेलेनिस्टिक। तो ध्यान रखेंगे इसका हेलेनिस्टिक का अर्थ क्या होता है? सिकंदर के समय की कला। अगर और बात करें तो यहां की सामूहिक मूर्ति शिल्प यहां की सामूहिक मूर्ति शिल्प बहुत प्रसिद्ध है। अब यहां पर सामूहिक मूर्ति शिल्प आता है। बहुत सारे बच्चे सामूहिक मूर्ति शिल्प को नहीं ध्यान रख पाते होंगे, तो यहां पर लिख लें। सामूहिक मूर्ति शिल्प जो होता है, एक मूर्ति बनाने के लिए कई लोग एक साथ काम करें, उसे हम कहते हैं सामूहिक मूर्ति शिल्प। एक मूर्ति हो, उसको बनाने के लिए कई लोग मिलकर के बनाएं तो उसे कहते हैं सामूहिक मूर्ति शिल्प। तो ये कहाँ की? हेलेनिस्टिक काल की काफी प्रसिद्ध है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे एक प्रतिमा याद रखना है, लाकून की प्रतिमा। ये लाकून की प्रतिमा है, ये सामूहिक मूर्ति शिल्प है। सामूहिक मूर्ति शिल्प है। इसको बनाने के लिए 3 लोगों ने काम किया था। पोलियोडोरस, एक नाम याद रखेंगे, पोलियोडोरस नाम है, पोलियोडोरस। दूसरा नाम याद रखना है, ये दूसरा नाम है एथनाडोरस। दूसरा नाम है एथनाडोरस। और तीसरा नाम जो आता है वो हागे सेंडर्स। हागे सेंडर्स, ये रा लगा है आगे। हागे सेंडर्स, ये लाकून की प्रतिमा ये 3 लोगों ने मिलकर के बनाया था, इसीलिए इसे सामूहिक मूर्ति शिल्प कहा जा सकता है। और बात करें तो ये लाकून की प्रतिमा जो है ये संगमरमर की है। संगमरमर की ये प्रतिमा है। और वर्तमान में ध्यान रखेंगे, वर्तमान में वेटिकन म्यूजियम में रखी हुई है। वेटिकन में ही है, वेटिकन म्यूजियम इटली। कहाँ है? वेटिकन म्यूजियम इटली। तो ये वर्तमान में वहीं पर सुरक्षित है, ध्यान रखेंगे। अब शास्त्रीय काल का प्यारे बच्चों अगला काल हम देखते हैं। अगले काल की कला को क्या कहते हैं? तो इट्रस्कन कला, इट्रस्कन कला, इसको देख लेते हैं। ये शास्त्रीय काल का
जो है पार्ट है, तो इसको देखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है टाइबर तथा ओरना, टाइबर तथा ओरना, ये दो नदियों के बीच विकसित कला को इट्रस्कन कला कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए टाइबर तथा ओरना दो नदियों के बीच में कौन सी कला विकसित हुई, तो इट्रस्कन कला याद रखेंगे, इट्रस्कन कला बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां प्रसिद्धि काहे की है, तो यहां कांसे की मूर्तियां तथा पत्थर की मूर्तियां, यहां कांसे की मूर्तियां तथा पत्थर की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। कांसे की मूर्तियां तथा पत्थर की मूर्तियों का अधिक निर्माण हुआ है। एक मूर्ति है, एक मादा भेड़िए की मूर्ति यहां से प्राप्त होती है, मादा भेड़िए की मूर्ति। इसे रोम में उदय का प्रतीक माना जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। इसे रोम में उदय का प्रतीक माना जाता है। किसे? मादा भेड़िए की मूर्ति को इसे रोम में उदय का प्रतीक मानते हैं। अगला पार्ट कौन सा था, तो यहां पर लिखते हैं रोमन कला। कौन सी? जो अगला पार्ट है रोमन कला, ये चौथा पार्ट है। कौन सा? चौथा। ये तीसरा था रोमन कला। अब रोमन कला के अंतर्गत क्या पढ़ना है, ये कला कहाँ की है? इटली। और इसको भी ध्यान रखेंगे, ये इटली की है कला। कहाँ की? इटली की। इटली की ये भी है, ये दोनों रोमन और इट्रस्कन कला ये इटली से संबंधित हैं, तो इटली की है, ध्यान रखेंगे। यहां पर ध्यान रखना है रोम के प्राचीन नगर, दो रोम के प्राचीन नगर हैं, एक हरकुलेनियम एक हो गया, और एक है पोम्पेई। पोम्पेई के बारे में तो आप लोगों को पता है, सर्वप्रथम मणिकुट्टिम चित्र जो बने थे वो कहां बने, तो पोम्पेई। हरकुलेनियम जो है ये रोम का एक प्राचीन नगर है। ये 79 ईस्वी में एक ज्वालामुखी फटा था, जिसमें ये राख और मलबे से ये पूरा नगर दब गया था। उसके बाद इसे साफ करके मलबा निकाला गया है।
तो ये काफी प्रसिद्ध है, ये प्राचीन नगर में आता है, ये दोनों प्राचीन नगर में, तो ध्यान रखेंगे। तो हरकुलेनियम और पोम्पेई ये रोम के प्राचीन नगर हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अगली अगर बात करें तो रोम में लकड़ी के तख्तों पर, रोम में लकड़ी के तख्तों पर मोम के रंगों में लकड़ी के तख्तों पर मोम के रंगों से रोम में लकड़ी के तख्तों पर मोम के रंगों से व्यक्ति चित्रण किया जाता था, व्यक्ति चित्रण किया जाता था। उसके उदाहरण के तौर पर यहां लिख सकते हो, उदाहरण में आप नाम लिख सकते हो, पोर्ट्रेट ऑफ हरमीनोन, पोर्ट्रेट ऑफ हरमीनोन, एक ये, और एक याद रखेंगे टीचर ऑफ क्लासिक, टीचर ऑफ क्लासिक। ये दोनों, ये लकड़ी के तख्तों पर मोम के रंगों से व्यक्ति चित्रण जो हुआ था उसके उदाहरण हैं, और इस विधा या माध्यम कह सकते हो, माध्यम को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना है एनकॉस्टिक कहा जाता है, एनकॉस्टिक कहा जाता है। और यहां चीज एक ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कोडेक्स, कोडेक्स क्या है, तो यह एक प्राचीन पुस्तक है, यह एक प्राचीन पुस्तक है। तीसरी चौथी सदी ईसा पूर्व की ये पुस्तक है कोडेक्स, तो ये ध्यान रखेंगे प्राचीन पुस्तक है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखेंगे, एमपी थिएटर, इसे जो है कोलोजियम भी कहा जाता है, इसे कोलोजियम भी कहा जाता है, इसे कोलोजियम भी कहा जाता है। यह 4 मंजिला इमारत है, मंजिला इमारत है, ये भी ध्यान रखेंगे, 4 मंजिला इमारत है, और विशाल अंडाकार आकृति है इसकी, विशाल अंडाकार आकृति है, ये ध्यान रखेंगे। और 76 प्रवेश द्वार हैं, 76 प्रवेश द्वार इसमें हैं, ध्यान रखेंगे। और विश्व का 7वां अजूबा भी कहा जाता है, विश्व का 7वां अजूबा या 7 आश्चर्य जो विश्व के हैं उसमें इसको शामिल किया गया है, विश्व का 7वां अजूबा, ध्यान रखेंगे। तो 7 आश्चर्यों में से एक है।
ये एक आपने बिल्डिंग देखी होगी ऐसे 4 मंजिला इमारत, टूटी टूटी, जिसमें ऐसे ये सर्च कर लेना मिल जाएगा। तो ये 4 मंजिला इमारत है, ये ध्यान रखेंगे। 4 मंजिला ऐसी इमारत आपको देखने को मिलेगी। रोम के प्रसिद्ध चित्रकार, रोम के प्रसिद्ध चित्रकार कभी कभी पूछ लेता है यह चित्रकार किस देश से संबंधित है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो याद रखेंगे, पहला नाम मेट्रोडोरस, एक ये नाम। दूसरा एक नाम याद रखें, फेबियस पिक्टर, फेबियस पिक्टर हो गया। एक नाम और डिनोफिलोस, ये 3 नाम आप लोग याद रखेंगे, रोम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से शास्त्रीय कला का अंत होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम फिर से अगले टॉपिक में आपको लेकर मिलेंगे, यूरोपियन मध्यकाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।